Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss new topic thermodynamic and kinetic stability of complex compound. तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम डिफाइन करते हैं एक बात को कि स्टेबिलिटी किस बला को कहते हैं। किसी भी एटम, आयन, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस और आपका पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मॉलिक्यूल के अंदर, कंपाउंड के अंदर ऐसी एबिलिटी जो उसे दुनिया में एग्जिस्ट रखती है, एबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स टू एग्जिस्ट इन दुनिया इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। किसी के अंदर किसी की कितनी परेशानियां चल रही हैं, कर्जा है, कुछ है, कोई भी परेशानी है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को स्टेबल करके अपनी लाइफ के सभी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को मैनेज कर रहा है, अपने सिचुएशंस को डील कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेबिलिटी। तो किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वो एबिलिटी जो उसे उस दुनिया में, उस नेचर में, बिहेवियर नेचर में उसे एग्जिस्ट करवाती है, उसकी उस काबिलियत को, उस एबिलिटी को ही स्टेबिलिटी कहते हैं। तो इस स्टेबिलिटी के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। इस यूनिट में हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी को देखेंगे कि स्टेबिलिटी दो टाइप की कैटेगरी में डिवाइड की गई है। फर्स्ट स्टेबिलिटी इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक्स, और अनदर वन इज कॉल्ड काइनेटिक स्टेबिलिटी, thermodynamic stability, and another is called kinetic stability of complex compound। तो थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी के बेसिस पर अगर हम बात करें तो वो स्टेबिलिटी जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में डिफाइन की जाती है। थर्मोडायनेमिक्स आपको अच्छे से पता होगा, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम हीट चेंज के बारे में स्टडी करते हैं। थर्म मतलब हीट, हीट दे करके जिस भी प्रोसेस में चेंज करते हैं उसे थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। है पापा गुस्सा तो अम्मा भी ऊंचा सुनेंगी, ये सब थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं। एंथैल्पी, प्रेशर, गिब्स फ्री एनर्जी, टेम्परेचर, वर्क फंक्शन, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी, ये सब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए यूज़ किए जाने वाले पैरामीटर है। जब भी आप किसी थियोरेटिकल चीज़ों को कॉपी में लाने की कोशिश करते हो मैथमेटिकल टर्म्स में, तो आपको कुछ पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन पैरामीटर से ही आप उन्हें कॉपी में डिफाइन कर पाते हैं। उन्हीं को थर्मोडायनेमिक पैरामीटर कह रहे हैं अगर आप थर्मोडायनेमिक्स में डिफाइन कर रहे हैं तो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर हमारे लिए जो इस टॉपिक के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो है गिब्स फ्री एनर्जी। तो जिस भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए डेल जी की वैल्यू निगेटिव आती है तो वो कंपाउंड थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। किसी कंपाउंड के लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आती है तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बेसिस पर दैट कंपाउंड इज कॉल्ड अनस्टेबल कंपाउंड। क्लियर? ये दो पॉइंट बता दिए। आफ्टर दैट हमने डेल जी के फॉर्मूले पढ़े होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। -NF भी होता है, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, N की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, F 96,500 पॉजिटिव ही होता है। इफ़ अगर E पॉजिटिव में आएगा तो ये ओवरऑल आंसर कहीं में आएगा, नेगेटिव में, और अगर E पॉजिटिव आए तो डेल जी निगेटिव आएगा, जिस वजह से कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के टर्म में भी डिफाइन किया जा सकता है कि अगर E पॉजिटिव है तो डेल जी निगेटिव आएगा और कॉम्प्लेक्स कैसा रह जाएगा, स्टेबल रह जाएगा। दूसरा, डेल जी का एक फॉर्मूला -nRT लॉग नेचुरल लॉग K भी होता है। ये क्या क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो अगर कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव आए तो ये ओवरऑल पॉजिटिव, मतलब ये तो पॉजिटिव आएगा और माइनस आगे के कारण निगेटिव में आएगा। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो भी डेल जी निगेटिव आता है, तो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल ही रहता है। तो थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पर हम कंपाउंड की स्टेबिलिटी सिर्फ इन पैरामीटर से डिफाइन कर लेते हैं। इसके बाद बारी आती है काइनेटिक स्टेबिलिटीज़ की। काइनेटिक का मतलब क्लास 12 का चौथा चैप्टर होता है केमिकल काइनेटिक्स। मोशन, मूवमेंट, भाग दौड़, सब कुछ काइनेटिक का पार्ट है। तो काइनेटिक के बेसिस पर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 1 मिनट से पहले रिएक्ट कर जाते हैं, 1 मिनट से पहले रिएक्ट कर जाते हैं या बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, तो इन कंपाउंड को अनस्टेबल कंपाउंड कहते हैं। और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो 1 मिनट के बाद रिएक्ट करते हैं वो इस थ्योरी या काइनेटिक स्टेबिलिटी के बेसिस पर स्टेबल कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। अब ये है काइनेटिक मोशन या काइनेटिक बेसिस पर, ये थर्मोडायनेमिक पैरामीटर के बेसिस पर है। और जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं
उन्हें लेबाइल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और जो बहुत देर में रिएक्ट करते हैं, 1 मिनट के बाद, मतलब 2 मिनट, 10 मिनट, 10 साल बाद, 1 साल बाद, वो सारे इस कैटेगरी में आ जाएंगे और इन कंपाउंड को इनर्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। इनर्ट मतलब आपको पता ही होगा, इनर्ट मतलब अक्रिय कंपाउंड कहलाते हैं। तो 1 मिनट से पहले लेबाइल, इनर्ट, ये क्लियर हो गया होगा। 2 पॉइंट इसमें बता दिए। लेबाइल कौन होते हैं, इनर्ट कौन से होते हैं, वो तो हम डिफाइन करेंगे। फिलहाल इतनी बात समझो। और एक बात का ध्यान दिमाग में थोड़ा सा ये सेट कर लो आज, कि कोई चीज़ अगर स्टेबल है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो रिएक्ट ही नहीं करेगी, और कोई चीज़ अनस्टेबल है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रिएक्ट ही करेगा। फॉर एग्जांपल AlCl3 एक एग्जांपल ले लेते हैं। एल्युमिनियम का 13 होता है और 283 होता है, और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से शेयरिंग करते हैं तो एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इनके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कंपाउंड कैसा हो गया, अनस्टेबल कंपाउंड हो गया। लेकिन दुनिया में पाया तो जाता है, लेबोरेटरी में डब्बों में बंद करके रखा तो रहता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई चीज़ स्टेबल है तो रिएक्ट नहीं करेगी, या अनस्टेबल है तो रिएक्ट ही करेगी। उन्हें रखा भी जा सकता है ऑब्जर्व करके, ठीक है। तो हो सकता है कोई चीज़ थर्मोडाइनमिकली स्टेबल हो, काइनेटिकली ना हो, काइनेटिकली स्टेबल हो, थर्मोडाइनमिकली ना हो, क्योंकि इन दोनों स्टेबिलिटीज़ का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ये बात क्लियरली समझ लें। इनो का पैकेट आता है, 1 साल की एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन 6 सेकंड में काम भी कर देता है वो। तो वैसे तो स्टेबल था 1 साल तक, लेकिन 6 सेकंड में ही काम कर दिया। तो स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि रिएक्ट नहीं करेगा, स्टेबल था, रिएक्ट कर भी सकता है। थर्मोडाइनमिकली हो, काइनेटिकली ना हो, काइनेटिकली स्टेबल हो, थर्मोडाइनमिकली ना हो, ऐसा भी हो सकता है। अब हमें समझना है सबसे पहले लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स को, और उससे पहले हम यहाँ पर आपको कुछ स्टेबिलिटीज कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। बल्कि मैं आपको समझा ही देता हूँ लेबाइल और इनर्ट को ही। तो मैं आपको बता दूँ लेबाइल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, यहीं पे डिफाइन कर लेते हैं, फिर मिटा के आगे बढ़ जाएंगे। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो लेबाइल होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो इनर्ट होते हैं। अब ये आउटर और इनर समझ नहीं आ रहा होगा, एग्जाम्पल से समझाएंगे तो समझ में आएगा। फिलहाल इतनी बात पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्स और इनर्ट कॉम्प्लेक्स को डिफाइन करने की। एक एग्जांपल दे रहे हैं, Fe, आयरन भैया से मुलाकात हुई होगी, Fe का होल 6 + 2 X, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। H2 एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, 0 × 6 0 इक्वल टू कितना चार्ज है कॉम्प्लेक्स पर 2, तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 2। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 4s2 और 3d6। ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो +2, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकेंगे तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, 3d6। अब 4s ऑर्बिटल है तो 4p भी होगा, 4d भी होगा, वैसे तो 4f भी होगा। रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो बनाएंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पर d के कितने डब्बे हैं, 5, 4s 4p और d के 5 डब्बे हम फॉर्म कर लेंगे ऑर्बिटल्स। d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये एक तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक ट्रिक जनरली समझ लो, बाकी तो मैं कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दिए हैं पीछे वाली वीडियोज़ में। तो हेलोजन OH और H2O वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, और वीक फील्ड लिगेंड वाले आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। क्या मतलब है वो अभी देख लेंगे, पर वीक फील्ड लिगेंड होते हैं हेलोजन, OH और H2O। जिन लिगेंड में नाइट्रोजन या कार्बन आता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। एक ट्रिक है बस, और वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, सिंपल सी ट्रिक। अब आपके पास ये लिगेंड वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तो ये पेयरिंग कराता, वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं कराते। लिगेंड वो होते हैं जिनके पास लोन पेयर होते हैं, तो सभी लिगेंड ने अपने अपने लोन पेयर उन्हें आयरन की ऑर्बिटल में डाले और उनके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दिया। 4, 5 और 6 H2O ने अपने अपने लोन पेयर आयरन को दिए और उसके साथ
कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर लिया। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया, sp3d2, sp3d2 आया। sp3d2 आता है तो ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो कलरफुल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट के पीछे पैरामैग्नेटिक, बाहर से जुड़ रहा है तो इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हाई स्पिन भी कहते हैं, मतलब अंदरों को छेड़ा नहीं उन्होंने, बाहर वाले से ही जुड़ा है, बाहर वाले ऑर्बिटल से, तो इन्हें कहते हैं आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, या बाहर से जुड़ रहे थे तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्योंकि ये कंपाउंड आउटर ऑर्बिटल है तो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड लेबाइल कॉम्प्लेक्स। तो होप आपको लेबाइल तो समझ में आया होगा। और समझते हैं एग्जाम्पल से, एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, FeCN का होल 6 3 नेगेटिव, x -1 इंटू 6 -6 इज इक्वल टू -3, CN का साइनो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, ये 6 - 3 3 आ जाएगा। तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपके पास 26, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कितना आएगा 4s2 3d6। अच्छा ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं जो ऑफ बाउ से करते ही थे बचपन से ही। ऑक्सीडेशन नंबर +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देंगे, तो ये बन गया 4s0 और 3d में बन जाएंगे 5, 4s से तो 4p भी होगा, 4d भी होगा, भले से इलेक्ट्रॉन ना हो। अभी मुझे पता है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको भी शायद समझ ना आए। तो लीगेंड में कितने डी में कितने ऑर्बिटल है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। क्योंकि लीगेंड में नाइट्रोजन या कार्बन होते हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड की खासियत होती है पेयरिंग कराने की, पेयरिंग करा देंगे, तो पेयरिंग करा देंगे तो 1 2 3 4 पेयरिंग पेयरिंग, और एक डब्बा एक इलेक्ट्रॉन, और कुछ इस तरीके से। कितने लीगेंड जोड़ने, 6, 1 2 3 4 5, सब ने अपने लोन पेयर दिए, तो इसलिए 4d की रिक्वायरमेंट नहीं थी, अंदर से जुड़ रहा है। तो ये बना D2sp3, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल बनेगी, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कलरफुल, पैरामैग्नेटिक, अंदर से जुड़ रहा है तो इसको कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और अंदर से जुड़ रहा है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और अभी बताया था कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे होते हैं, इनट होते हैं। तो कैसे पहचानोगे कि कौन इनट है और कौन लेबाइल है, वो वीक फील्ड हाई स्पिन जो एक्सप्लेन किया उससे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। एक एग्जांपल और समझा रहे हैं, एक और स्पेशल केस दिखा रहे हैं आपको। VH2O का होल 6 + 3, वेनेडियम H2O का होल 6 + 3, वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर X, H2O न्यूट्रल लिगेंड, 0 × 6 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23, कॉन्फ़िगरेशन करते समय 4s2 और 3d, ये नंबर 3d3 यहाँ कर लेंगे। कॉन्फ़िगरेशन पे एक वीडियो अलग से बनाया है डी ब्लॉक वाले को। ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ रहा है तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन 0 और 3d से इलेक्ट्रॉन बाहर करेंगे, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो 3d में बचेंगे 2, 4s से तो 4p भी बनाएंगे, 4d भी बनाएंगे। अभी देखते हैं कितनी ज़रूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। 1 2 3 4 4s और 4p के कितने लिगेंड जोड़ने हैं, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले तो 1 2। अब ये लीगेंड देखा जाए तो लीगेंड है वीक फील्ड, अभी बताया था हेलोजन OH और H2O वाले वीक फील्ड होते हैं, और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। नाइट्रोजन कार्बन वाले लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होते हैं और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। ये बस ट्रिक मात्र है, हमेशा लगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। अब लीगेंड तो वीक है तो इसे बाहर से जुड़ना चाहिए, लेकिन एक्चुअली अंदर वाली d ऑर्बिटल बहुत खाली पड़ी है, तो वो बाहर से ना जुड़ करके अंदर से ही जुड़ जाता है। कितने लिगेंड जोड़ने, वैकेंट d ऑर्बिटल के कारण 6, तो इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। कितने लिगेंड जोड़ दिए हमने, 6H2O, 6 ही, सब ने अपने अपने लोन पेयर दे करके बन गया, और हाइब्रिडाइजेशन आ गया D2sp3। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि यहाँ से क्यों नहीं जोड़ा, ये भी तो खाली था। एक्चुअली जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो 2 ही टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, या तो sp3d2 या D2sp3। D3sp2 टाइप का कोई हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ से 2 ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करवाते हैं। अब जब ये कराएंगे तो इसके पास अनपेयर है, कलरफुल, पैरामैग्नेटिक, अंदर से जुड़ रहा है, तो कैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया, लो स्पिन। और दूसरी बात अगर हम बात करें इसमें, तो ये इनर ऑर्बिटल, क्योंकि अंदर से जुड़ रहा है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, बाहर से नहीं जुड़ा, अंदर वालों से जुड़ा है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। लेकिन अगर कोई कंपाउंड इनर ऑर्बिटल हो और उसके बावजूद उसमें वैकेंट d ऑर्बिटल बच जाती है, तो ऐसे कंपाउंड लेबाइल कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे।
कैसे हो जाएंगे, लेबाइल कॉम्प्लेक्स। तो आउटर वाले लेबाइल, इनर वाले इनर्ट, और इनर होने के बावजूद वैकेंट डी ऑर्बिटल बच जाए तो वो भी लेबाइल ही कहलाते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके, फिर हम स्टेप वाइज और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट पढ़ाते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप वाइज एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो स्टेप वाइज नाम से क्लियर है कि भाई कुछ स्टेप बाय स्टेप चल रहा होगा, ओवरऑल में एक ही बारी में सब कुछ हो जा रहा होगा। तो हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करवा रहे हैं। तो मेटल लिगेंड से कॉम्बिनेशन किया और मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया। जब फर्स्ट स्टेप में मेटल लिगेंड बन गया तो अब सेकंड स्टेप में जो वो बना था फर्स्ट स्टेप में, फिर एक और लिगेंड आया और इसने Ml2 फॉर्मेशन कर लिया। फिर जब आपका सेकंड स्टेप में Ml2 बन गया उसके बाद एक और लिगेंड आया और इसने आपका Ml3 कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया। सिमिलरली स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही चलेगा, Ml n-1 प्लस L फॉर्म्स MLn। तो ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ही nth स्टेप है। तो इसमें जो पहला वाले के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट कहते हैं, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट कह रहे हैं। इसे K1 से डिनोट कर रहे हैं पहले स्टेप के लिए, K2 से, K3 के लिए और इसे Kn से। तो आप अच्छे से समझते होंगे कि K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम ही पढ़ते थे कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट साइड का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट साइड का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड का कंसंट्रेशन। फिर K3 कैलकुलेट करेंगे तो प्रोडक्ट Ml3 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड का कंसंट्रेशन। Kn कैलकुलेट करेंगे तो प्रोडक्ट साइड का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। तो ये तो आपने निकाले K1, K2, K3, K4, Kn, वेयर केज मतलब K1, K2 जितने भी हैं आर कॉल्ड स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इनको स्टेप वाइज स्टेबिलिटीज कांस्टेंट कहते हैं। अब आती है दूसरे वाले हीरो की बारी, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओवरऑल में एक एक स्टेप बाय स्टेप नहीं चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मेटल ने लिगेंड से रिएक्ट करा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया Ml। फिर आपके पास M ने डायरेक्ट दो लिगेंड से रिएक्ट करे, फॉर्म किया Ml2। मेटल ने तीन लिगेंड से रिएक्ट करा और डायरेक्ट फॉर्म कर दिया Ml3। ऐसे ही चलता रहा, M ने N लिगेंड से रिएक्ट करा और फॉर्म कर दिया MLN। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ रही, एक ही स्टेप में सब कुछ हो जा रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेप में जो कांस्टेंट यूज़ हुआ, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट β1, β2, β3 एंड दैट इज कॉल्ड βn, दैट इज कॉल्ड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट β1 आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ये कैसे कैलकुलेट होकर के आएगा, प्रोडक्ट साइड का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। B2 कैलकुलेट करेंगे Ml2 अपॉन M एंड L की पावर 2। β3 कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके लिए, Ml3 डिवाइडेड बाय M L की पावर 3, ठीक है। और βn कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ML3 अपॉन M और L की पावर n। तो ये आपने ओवरऑल और स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिए। जनरली एक बात और ध्यान रखना, जनरली ऐसा होता है, हमेशा ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जनरली केस के बीच या बीटास का रिलेशनशिप ये होता है कि पहला वाला फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है और बाद में धीरे धीरे कम होती रहती है। जनरल फॉर्मेट है, अगर 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में कोई कुछ कहीं पे आ जाए तो जनरली ये होता है। और अगर के की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है स्टेबिलिटी कांस्टेंट की, तो स्टेबल भी ज़्यादा ही है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें आता है वो आता है रिलेशनशिप बिटवीन स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट केज एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटाज। जहाँ वो उस बात सेटिस्फाइड नहीं होगी वो हम बाद में बताएंगे, पर फिलहाल केज और बीटाज के बीच रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ से इसे शुरू करेंगे। वी नो, हम बहुत समझदार हैं और हम जानते हैं कि β3 इक्वल टू होता है
ml3 में m, इसलिए मैंने मिटाया नहीं, यहीं पे बता रहा हूँ, ml3 m एंड l की पावर 3। तो मुझे केस के टर्म में लेके आना है, तो ये बीटा 3 का फॉर्मूला है, और मैंने ml से ऊपर और ml से नीचे भी मल्टीप्लाई कर लिया। जब ऐसे करेंगे तो वैसे तो कट के वो यही बन जाएगा, लेकिन कुछ तो फ़ायदा है तभी इसलिए किया होगा। तो नाउ बीटा 3 जो आने वाला है आपका, मैंने ml, ये मल्टीप्लाई में, तो बस मैं आगे पीछे लिख रहा हूँ, ml को पहले, फिर ml2 को लिख रहा हूँ, और फिर मल्टीप्लाई में ml3 को लिख रहा हूँ। और यहाँ पे आपका m और l की पावर 3 है, एक बार l, फिर ml यूज़ किया, फिर इंटू l, और फिर ये ml2 जो था वो तो ऐसा ही है, और इंटू l की पावर 3 में से एक l ये भी ले लिया। तो अगर हम ये देखें, ध्यान दें, तो ये k1 है, और ये वाला हिस्सा ध्यान दें तो ये वाला क्या है, k2 है, दिखाई दे रहा होगा, और ये ml3 है, मतलब ये जो है वो आपका k3 है। तो मैं यहाँ से इसके बाद क्या कह सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज बीटा 3 इक्वल टू k1 इंटू k2 इंटू k3। तो जनरली हम ये बात क्या कह सकते हैं कि बीटा n इक्वल टू k1 इंटू k2 इंटू k3 डॉट डॉट kn के बराबर होता है। तो ये ओवरऑल और स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बीच रिलेशनशिप है। कई बार लॉग के टर्म में दे देता है, तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो लॉग बीटा n इक्वल टू लॉग k1 इंटू k2 इंटू k3 ये चलेगा, इंटू डॉट 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 kn। लॉग m इंटू n के फॉर्मूले क्या होते हैं, लॉग m प्लस लॉग n प्लस जो भी है लॉग k3 प्लस लॉग डॉट 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 लॉग kn आ जाएगा। तो होप आपको ये समझ में आया होगा रिलेशनशिप स्टेप वाइज और ओवरऑल क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है बीएससी में, तो फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। बाकी इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे हम वीडियो का, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हैं। बाकी फ़िलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।